नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम अपने सितंबर माह के जो हमने विज़न मैगज़ीन प्रारंभ की थी 2023 का, उसमें हम जो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सेक्शन इस मैगज़ीन में काफ़ी बड़ा था, तो इसको हमने 3 वीडियो में विभाजित किया था। पहले वीडियो में हमने मेन हेडिंग पढ़ी थी, दूसरे में जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ रहती उसको हमने देखा था, लेकिन वही उसी संक्षिप्त टिप्पणियों के कई भाग थे, करीबन 25 से ज़्यादा सब टॉपिक थे। इसकी वजह से हमको आज ये तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बिल्ड अनुसं बिल्ड बिल्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने उन्होंने मांग मांग आधारित राइस सीड सिस्टम्स में तथा जलवायु अनुकूल व पौष्टिक चावल की किस्मों को अपनाने में लघु किसानों को शामिल करने के लिए नवाचार तरीका जो था नवाचार नवाचार तरीका अपनाया था। इसे उन्हें इसी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य उत्पादन के के असाधारण व वैज्ञानिक आधारित उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में $10,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार प्रदाता हैं रॉकफेल फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। अब वॉकिंग लीफ देख लेते हैं, जो दूसरा हमारा सब टॉपिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने पत्तियों के कीटों यानी फ्लाइलिड कुल के 7 पूर्व अज्ञात प्रजातियों का वर्णन किया है। इसे वॉकिंग लीफ के रूप में भी जाना जाता है। वॉकिंग लीफ के बारे में देख लेते हैं। पत्ती जैसे दिखने वाले इन कीटों का रंग आम तौर पर हरा होता है। विवरण देख लेते हैं। हिंद महासागर के द्वीप में दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मुख्य भूमि के कुछ हिस्सों में तथा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में हैं। नए कीट मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं। काइलिन किसिया झींगा जो है एक नया टॉपिक है आपका। काइलिन किसिया झींगा। शोधकर्ताओं ने काइलिन किसिया झींगा झांगी की लगभग 520 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म को जांच की है। ये जीवाश्म चीन में पाए गए हैं। नए शोध से पता चलता है कि काइलिन कियास के सिर पर 3 आंखें थीं। उसके 2 पंजे भी थे, जिसका उपयोग वह संभवतः शिकार को पकड़ने के लिए करता था। ये जीवाश्म कैम्ब्रियन चांगजियांग बायोट का हिस्सा है, जो साधारण रूप से संरक्षित जानवरों का एक समूह है। काइलिन कियास आर्थ्रोपॉड्स वर्ग का एक वर्ग से संबंधित है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि काइलिन कियास क्या है। एक झांकी है जो कहाँ है, आपका चीन में पाई गई इसका, और ये बहुत पुरानी है। साथ ही यह ऑर्थ्रोपोडस वर्ग से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखना है। मिथुन, नया टॉपिक मिथुन। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने मिथुन यानी कि बोस फ्रंटलिस को खाद्य पशु के रूप में माना है। खाद्य पशु ऐसे जानवर को कहते हैं जो खाद्य उत्पादन या मांस यानी मानव उपयोग के लिए पाले जाते हैं।
ये मतलब कि मिथुन जो आपका पाया गया वो खाद्य उपयोग के लिए उपयोगी है। मिथुन के बारे में प्रजाति या बोवीडे या बोवीडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर। जुगाली मतलब जो मुंह चबाते जैसे गाय भैंस, वैसे जुगाली जो करते हैं ना, उससे मीथेन भी निकलती है, तो वही जुगाली करने। पर्यावास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। राजकीय पशु या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का ही राजकीय पशु है। हाँ, ये गौर यानी भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, लेकिन इसकी तुलना में छोटे आकार का होता है। खाद्य पशु को मान्यता मिलने से इस जानवर की घटती संख्या पर विराम लगेगा। इससे पहले 2022 में FSSAI ने हिमाचल रॉक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया था। खाद्य पशु का दर्जा दिया था। टेरी टेरी गोट्रिंग टेरीगोट्रिंग इंटरमीडिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली के एक नए प्रजाति की खोज की है। मछलियों की नई प्रजाति का आमतौर पर गार्डनर्स या सी रॉबिन्स कहा जाता है। ट्रिग्ललाडाइस ट्रिग्लराइड कुल से संबंधित है। दुनिया भर में इस कुल के लगभग 178 प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये आप क्या है, आपका एक मछली है जिसका नाम है टेरी ग्लोटिंग इंडरमेडिका। क्या है, एक मछली है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेड रेड फायर चींटी। एक रेड फायर चींटी के बारे में देखना है। रेड फायर चींटी दुनिया की सबसे आक्रामक चींटी प्रजातियों में से एक है। यह यूरोप में पहली बार पाई गई है। मूल क्षेत्र जो है, हालांकि यह दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति हैं, किंतु यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। परस परस्पर संरचना, ये रासायनिक स्रावण और स्ट्रोल्यूलेशन के माध्यम से संचार स्थापित करती हैं। स्ट्रोल्यूलेशन शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से रगड़ने से उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं। स्ट्रोल्यूलेशन कैसे कहते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से जब रगड़ता है, ऐसे हाथ रगड़ने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। हाँ, आक्रामक प्रजाति पादप और जानवरों की विलुप्ति का कारण बनती है। खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है और पर्यावरणीय आपदाओं को बढ़ावा देती है। साबूदाना साबूदाना जो होता है आपका, इसको सैगो सेरुवियन नामक शाकाहारी समिति को उनके सेलम यानी तमिलनाडु में उत्पादन साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यानी जो साबूदाना का भौगोलिक संकेतक कहाँ प्रदान किया गया है, वह जो तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। बस यही याद रखना है इस चीज में, इस टॉपिक में। अगु अगु अ, अगु अम्बे अगुआम्बे वन आसपास के आसपास के अन्य कस्बों की तुलना में अगुआम्बे की वर्षा की मात्रा में कमी आई है। अगुआम्बे कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यह 8000 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह मध्य यह मध्य पश्चिमी घाट्स में 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का एक विशिष्ट क्षेत्र है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो अगुआम्बे है वो क्या है, कर्नाटक का चेरापूंजी है। सियांग नदी को देखना है। भारत सरकार ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा सातपांगो नदी पर बनाए जा रहे विशाल बांध के उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है। चीन के द्वारा यारलुंग त्वासांगो नदी के ग्रेट ब्रेड ब्रेड पर एक विशाल पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह नदी ग्रेट बेसिन से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
यांग्लू सांगपो नदी का उद्गम मानसरोवर झील के आसपास है। यह नदी तिब्बत के अपने उद्गम क्षेत्रों से 1600 किलोमीटर से अधिक अधिक दूरी तक पूर्व की ओर बहती है। फिर नामचा बरवा चोटी के पास दक्षिण पूर्व की ओर झुककर अरुणाचल प्रदेश में गोलिंग में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इस नदी को सियांग के नाम से जाना जाता है। सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र के नीचे की ओर बहती है और असम घाटी में प्रवेश करती है। इसके बाद यह लोहित और दिबांग नदी में मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यानी ब्रह्मपुत्र का निर्माण किससे होता है? लोहित और दिबांग नदी से मिलकर होता है। ये आप इसका रास्ता देख सकते हैं। चीन के मेगा डैम पर भारत का प्रभाव क्या है वो देख लेते हैं। जल के अतिरिक्त प्रवाह पर चीन का नियंत्रण है। वो जो अतिरिक्त बांध में पानी रहेगा वो कब ज़्यादा छोड़ना चाहिए, कम छोड़ना है, वो चीन के नियंत्रण में रहेगा। कृषि इससे प्रभावित हो सकती है कि जिस वक्त पानी की जरूरत है उस वक्त उसने पानी नहीं छोड़ा, तो ये एक दिक्कत हो सकता है। भूकंप प्रभाव हो सकता है कि अगर उस क्षेत्र में जब पानी का दबाव पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा डैम बनता है, तो उसमें जो भूपृष्ठ होता है उस पर बहुत ज़्यादा पानी का दबाव पड़ता है, जिससे भूकंप आने की संभावना हो जाती है। पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ पास भी डैम बनाया जाएगा तो वहाँ भूमि होगी। भूमि में जो रहने वाले बहुत से एक भूमि का एक इकोसिस्टम होता है जिसमें कई जीव जंतु पाए जाते हैं, जल पाए जाएंगे, और कहते हैं आपका पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव है। ओम ओमेगा ब्लॉगिंग देख लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ के लिए निम्न दबाव प्रणाली जिम्मेदार है। ये प्रणाली नीदरलैंड के ऊपर केंद्रित ओमेगा ब्लॉक के आसपास निर्मित हुई थी। ओमेगा ब्लॉक का निर्माण तब होता है जब दो निम्न दाब वाली प्रणाली जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रभाव से कट जाती हैं। इसके बीच में एक उच्च दाब प्रणाली फंस जाती है। ये आप देख रहे हैं ओमेगा प्रणाली। यह मौसम मानचित्र पर ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा दिखाई देता है। ओमेगा ब्लॉकिंग की परिघटना को अतीत में अन्य चरम मौसमी घटनाओं से भी जोड़ा गया है। इसमें 2011 में पाकिस्तान में आई बाढ़, फ्रांस 2019 में आई और जर्मनी 2018 की हीट वेव आदि शामिल हैं। अब किलाउआ ज्वालामुखी देख लेते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी के बारे में, अमेरिकी राज्य हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी के फिर से उद्गत हुआ है। किलाउआ को माउंट किलाउआ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग पे स्थित हवाई द्वीप पर अवस्थित है। ज्वालामुखी भूपर्वत यानी क्रिस्ट में एक छिद्र या द्वार होता है, जिसमें से होकर पिघलती हुई गर्म शैल के टुकड़े व अन्य गर्म गैस उद्गम के समय निकलती हैं। मोरक्को में भूकंप देख लेते हैं। भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल के भीतर से निकली ऊर्जा के कारण उत्पन्न तरंगे हैं। भूकंप का अधिकेंद्र, मोरक्को में आए भूकंप का अधिकेंद्र एटलस पर्वत था। मोरक्को में तीव्र भूकंप आने के कारण क्या है? यह क्षेत्र एक जटिल प्लेट सीमा पर अवस्थित है। यह अफ्रीका प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इस भूकंप के लिए मोरक्को हाई एटलस पर्वत श्रृंखला के भीतर उथली गहराई पर आर्बिक रिवर्स फ्लोटिंग जिम्मेदार है। इस तरह की फ्लोटिंग आमतौर पर दबाव आने वाले क्षेत्र में बनती है जहां प्लेट सीमाएं मिलती हैं। अब प्रोजेक्ट भीष्म
के तहत आरोग्य आरोग्य मैत्री क्यूब भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया है। इसमें 72 क्यूबिक्स के असेंबल और एयर लिफ्ट किए जा सकता है। इन क्यूब में आपदा में जीवित बच्चे 200 लोगों के लिए 48 घंटे तक सहायता हेतु चिकित्सीय उपकरण व अन्य आपूर्ति विद्यमान है। इन मेडिकल क्यूबेस को प्रोजेक्ट भीम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है प्रोजेक्ट भीम क्या है? तो ये आपदा में होने वाले जान और जोखिम को नियंत्रण करने के लिए एक अस्पताल टाइप का है जो मेडिकल क्यूब है। प्रोजेक्ट भीम भारत हेल्थ इनोवेटिव फॉर सहयोग हित एवं मैत्री है। भारत पहले ही सर्वोद्वान दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका को दान के लिए 1 क्यूबिक तैयार किया गया है। इस प्रकार जो हमारा सितंबर माह का विज़न मैगज़ीन का इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सेक्शन था वह पूरा कंप्लीट होता है, जो कि हमने इसको 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हम अपने जो प्राथमिकता के तौर पर हम देखेंगे कि हमारा जो अ, इसके बाद जो वीडियो आए वह आएगा हमारा अर्थव्यवस्था पर। तो अगर हम आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।